ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था। दोबारा से रिपीट करते हैं, वही उसी कोड को ही आगे मैं लेके चलता हूँ, बल्कि उसी प्रोजेक्ट में ज़रा टाइम सेव हो जाएगा बार बार न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है जी। app.js में हमने कोई भी अगर रिएक्ट में यूआई में कोई भी आउटपुट आप देखना चाहते हैं, यूज़र इंटरफेस पर कोई भी आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप एक जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन से जो भी आप रिटर्न करेंगे, और जो रिटर्न करें एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए उसमें। अगर एक टैग है फिर तो वो उसमें वो खुद ही उसका हो गया रूट। अदरवाइज इफ़ यू हैव मल्टीपल टैग्स तो किसी एक डिव में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी रैप देम, राइट, और हम उसको इस तरह से इंडेंट करके प्रॉपर, और जो आप कोड बनाएं इसको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एंड में इस पे बात करते हैं ये क्या है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। सो यू मेक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और ये फंक्शन में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ये जो सिंटैक्स है JSX कहलाता है, जिसमें कि जावास्क्रिप्ट में जो रिएक्ट ने आगे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसको उसने क्या नाम दिया जी, JSX। इस फाइल का जो एक्सटेंशन है आप JS रख लें फिर भी ठीक है, JSX रख लें फिर भी ठीक है, दोनों एक्सटेंशन सपोर्टेड है, JS या JSX। अगर आप JS भी रख रहे हैं तो असल में तो आप JSX का ही कोड लिख रहे हैं रिएक्ट में। तो इसको रन करने के लिए टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से आप लिखें जी npm start। सो यू विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, ये जो आपने कोड अभी लिखा है फॉर द टाइम बीइंग, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये कंपाइल होता है, रन होता है। हमने एक ही फंक्शन में सारा काम जो है वो किया। रिएक्ट जो है वो एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसको प्रमोट करता है कि आप अपनी लॉजिक ज़रूरी नहीं सारी एक ही फंक्शन में लिखें। यू कैन डिवाइड योर लॉजिक इनटू डिफरेंट फंक्शंस। जब सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो आमतौर पर सॉफ्टवेयर जो है वो हंड्रेड एंड थाउजेंड एंड मिलियंस लाइन्स ऑफ कोड का हो सकता है, तो आप अपनी लॉजिक को डिफरेंट फाइल्स में और डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में जो फंडामेंटल है। यूँ समझ लें कि रिएक्ट में जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो दो ही हैं, स्टेट एंड प्रॉप्स के। ठीक है जी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट के हैं इसमें है कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। एंड प्रॉप्स देखते हैं क्या है, आज इस पे भी डिस्कशन करते हैं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिंटैक्स है इस पे डिस्कशन करोगे। कंपोनेंट है क्या, कहता जी कॉन्सेप्चुअली कंपोनेंट है तो लाइक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही, यानी सिंटैक्स के लिहाज से तो कोई नई चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही बनाना है। लेकिन ये फंक्शन में क्या नई बात है, ये फंक्शन बाकी फंक्शन से किस तरह मुख्तलिफ है। तो ये जो फंक्शन है जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, इसके थ्रू यू स्प्लिट योर यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसीस। आप अपने पूरे यूजर इंटरफेस को इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीसीस में चेंज कर लेते हैं। इसी वेबसाइट को देख लें रिएक्ट की, अगर मैं किसी और हाइपरलिंक पे जाता हूँ ट्यूटोरियल में तो हेडर सेम रह रहा है, साइड बार में चेंज आ रही है, कंटेंट चेंज आ रहा है, मे भी नीचे फुटर भी सेम हो। तो ये आपके पास अगर एक ही दफ़ा मुझे लिखना पड़े, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं हेडर बना रहा हूँ तो मैं हेडर पे ही फोकस हूँ, मैं फिलहाल ये नहीं सोच रहा इसके नीचे कंटेंट क्या है। हेडर का डिज़ाइन इंडिपेंडेंटली बना सकता हूँ। इसी तरह से आप पूरे यूज़र इंटरफेस को, पूरे बहुत बड़े पेज की लॉजिक एक ही दफ़ा बनाएं, आप उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसकी लॉजिक बना लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, फंक्शन भी तो यही करते हैं ना, मॉडुलर अप्रोच के, सारा कुछ एक में लिखने के बजाय डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर लें कि एक वक्त में एक ही लॉजिक पे आप फोकस कर रहे हैं। नंबर वन। एक तो वो कहता है जी आपको जो थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन, कि हर पीस ऑफ कोड पे, यानी मैं साइड बार डिज़ाइन कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं साइड बार को ही
जो है वो सोच रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, बाद में किसी भी पेज में मैं ऐड कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो इंपोर्ट तो सिंटैक्स हो गया ना, कैसे करना है वो ठीक है, इंपोर्ट के थ्रू करना है। तो हम किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएं और उनको जोड़ के पूरा पेज बनाएं, इसके बजाय सारा मैं एक ही पेज में कोड लिखूं, हेडर अलग बना लूं, बॉडी अलग, साइड बार अलग, फुटर अलग, एक वक्त में एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और अगर मुझे वही जो यूआई है किसी और पेज में, किसी और कंपोनेंट में, किसी और जगह यूज करनी है, तो मैं उसे ही रीयूज कर लूंगा, मुझे दोबारा से फिर वो कोड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है। और ये फायदा क्या देता है आपको, इंडिपेंडेंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं इन आइसोलेशन। लाइक मैंने एक चीज बनाया, एक सिंपल कोड लिखा, तो मैं कहूँ जब तक ये पूरे पेज में और बाकी भी सारे इसके जो इर्द गिर्द कंपोनेंट्स हैं ना ऐड कर लूँ, तो मैं इसको कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो यू कैन टेस्ट ईच पर्टिकुलर each UI, your logic or your UI independently। ये भी बहुत बड़ा एक फायदा टेस्टिंग में गिना जाता है, ठीक है। वरना तो आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे जब तक सबको इंटीग्रेट ना करें, ठीक है जी। तो जब भी रैक की बात होती है, दो चीजों की बात होती है, स्टेट एंड प्रॉप्स। यानी प्रॉप्स मींस कंपोनेंट। सो यहां पे अब देखते हैं कंपोनेंट फंक्शन बाकी फंक्शन से थ्योरेटिकली हमने देखा है दो तीन लिहाज से मुख्तलिफ है, सिंटेक्स वाइज भी मुख्तलिफ है थोड़ा सा। कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है कि इसका पर्पस यूआई बिल्ड करना है जो कि इंडिपेंडेंट हो, रीयूजेबल। अब लिखने के लिहाज से देखें तो आम फंक्शन अगर मैं लिखता हूं कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन, तो मैं फंक्शन का कीवर्ड लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, एक्स और वाई दो नंबर मैंने दिए और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। सो सिंटेक्स के लिहाज से क्या फ़र्क होता है, व्हेन यू वांट टू, इफ आई वांट टू टर्न दिस स्टैंडर्ड फंक्शन इनटू अ फंक्शनल कंपोनेंट। सो फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग से लॉट ऑफ न्यू टर्म्स दैट यू एनकाउंटर, तो नाउ इट्स अ स्टैंडर्ड फंक्शन और मैं चाहता हूं कि इस स्टैंडर्ड फंक्शन को मैं एक कंपोनेंट में बदल दूं। कंपोनेंट क्या है, वो भी रिएक्ट का में के रूल्स के मुताबिक लिखा गया जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। अब रिएक्ट क्या कहती है कि जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जो यूआई प्रोड्यूस करते हैं कैसे लिखे जाएं, तो इसमें कुछ रूल है। पहला रूल ये है कि उसका नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी सिंपल रूल टू रिमेंबर, जो है वो आप इसमें कोई इतना मसला नहीं कि बहुत जोर लगे आपका ये याद रखने में। जब तक आप बैक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये तो आपकी हैबिट बन जाए। कंपोनेंट लिखना है, उसका नाम किससे रखना है, कैपिटल से। क्यों ये रीजन दी गई है, जितने भी HTML के टैग्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, तो वो कहता है जी कैपिटल से लिखेंगे तो आपका कस्टम कंपोनेंट है या ये रिएक्ट का ही या ये HTML का ही कोड है, उसमें फ़र्क आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसने भी एक टैग ही बन जाना है। तो यहाँ मैं जो टैग यूज़ करूँगा मुझे पता चल जाएगा इधर इट्स माय ओन कस्टम मेड टैग और ये HTML। ये जो भी इसकी रीज़न, पहली बात यानी किस में फ़र्क आ गया, नेम में। दूसरा फ़र्क पैरामीटर्स में। बिल्कुल आपको मैं नर्सरी के बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा लो लेवल पे नहीं जा सकते। दूसरा फ़र्क क्या है, पैरामीटर। अब जो रिएक्ट में आप स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हैं, नेम में फ़र्क इसलिए कि यहाँ आपको खुली छुट्टी है, कैपिटल में नाम रखें, स्मॉल में रख दें, सारे कैपिटल में रख दें, जैसे मर्जी रखें। लेकिन जब ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिससे ब्राउज़र को कोई आउटपुट देनी है, उस फंक्शन को कंपोनेंट बोलते हैं, उसका नाम कैपिटल से रखें, कैमल केस यूज़ करें, अगर ज़्यादा वर्ड है तो कैपिटल का। पैरामीटर, यहाँ भी आपको बड़ी आज़ादी है, खुली छुट्टी है, जितने मर्जी पैरामीटर रखें। कोई लैंग्वेज नहीं कहती भी हमेशा 2 ही पैरामीटर लेने हैं, एक ही लेना है, 3 ही लेने हैं, कोई भी ना लें, 1 लें, 10 ले लें। यहाँ ये कहता है हमेशा 1 पैरामीटर लेना, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते,
एक ही पैरामीटर लेना है, और वो पैरामीटर जो है आमतौर पर उसका नाम प्रॉप्स रख दिया जाता है, कोई कीवर्ड नहीं, कुछ भी रख सकते। कितने हमेशा पैरामीटर लेने हैं जी? एक, दो नहीं ले सकते, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। और वो पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट होगा, अरे नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। यू ऑलवेज टेक वन पैरामीटर, यानी वन ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। अगर अभी होल्ड ऑन, अगर आपने दो नंबर पास करने हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो नंबर रख के पास कर दे। अरे पास करनी है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जितनी मर्जी बना लें, की वैल्यू पेयर्स। तो ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर्स रख के आप पास करें। आप यहां पे बना रिसीव हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट होगा। इसका ये नहीं मतलब ज्यादा नहीं पास कर सकते, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख के ज्यादा, इन अ सेंस। जिस तरह यहाँ कहता है जी एक ही टैग रिटर्न करना है, तो हम एक पेरेंट के अंदर जितने मर्जी नेस्टेड करके रिटर्न कर, तो ये भी इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन। अरे भी तो ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ही मुराद है, ऑब्जेक्ट ही कर्ली ब्रेसेस के साथ, क्योंकि इस पे जो वैलिडेशन चेक्स वगैरह हैं उस लिहाज से कि उसकी कीज वगैरह आप देते हैं, इंडेक्स बेस्ड नहीं। अच्छा जी, नेम में और पैरामीटर, फिर इसके रिटर्न में भी फर्क है। वैसे तो हर चीज में फर्क फिर आ गया है, पर लॉजिक वही है, लूप वही है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, अब थोड़ा सा स्टाइल लिखने का चेंज है। यानी पैरामीटर एक पास करना है, ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही बताएगी ना, रिएक्ट नहीं बता रही। रिटर्न में क्या फर्क है? इसकी जो रिटर्न टाइप है, जो इसने रिटर्न करना है, वो कोई डाटा नहीं होगा, वो नंबर नहीं होना चाहिए, वो कोई HTML एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसने किसे रिटर्न करना है? ब्राउजर को, और ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है? HTML। तो इससे जो रिटर्न करवाएंगे x प्लस वाई नहीं, ये x प्लस वाई कैसे शो करो? एक डिव में शो करो, पैराग्राफ में शो करो, तो जो भी आपका आंसर है इस तरह आप उसको किसी इसमें रैप करें, इसमें लिखें, सो यू हैव टू रिटर्न सम UI एलिमेंट, ठीक है जी। तो अब के जबकि यहां कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो मर्जी डेटा रिटर्न करें, तो लिखने के स्टाइल जो है वो फर्क हो गया। अब देखें यहां पे मैंने इनका साम करना है। अच्छा, दूसरा यहां पे ये आंसर, ये मैं जो है वो H1 में, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि H1 में कैसे लिखना है, JSX में ये आप इस तरह लिख लेंगे। एक्सप्रेशन है तो किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस में। ये ऑलरेडी टैग कैसे लिखना है वो आप जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो x और y डायरेक्टली वेरिएबल्स थे, तो मैंने उनको एक्सेस कर लिया। अब ये x एंड y तो पास ही नहीं हो सकते पैरामीटर। पैरामीटर किस में आने? प्रॉप्स में। दैट्स व्हाई यहाँ पर रेक्ट एंड प्रॉप्स के कंपोनेंट कैसे बनाना है और उसको पैरामीटर कैसे पास करना है, ये आप सीखेंगे। रेक्ट में हाउ वी मेक अ फंक्शन that will render some UI and how to pass props. So x और y इसको जो पास होंगे ये props में होंगे। तो props क्या है बेसिकली? अगर मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिख दूँ, उसका नाम props रख दूँ, उसमें दो पैरामीटर के x की वैल्यू 10 है, और ऑब्जेक्ट में तो ऐसे ही रख के भेजेंगे ना, और y की वैल्यू 20 है। तो अगर मैं इस तरह से इसको पास करूँ तो मुझे बताएं यहाँ पे फिर मैंने, अगर ये प्रॉप्स यही ऑब्जेक्ट है, मैं दो वैल्यूज 10 20 पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या, कैसे ये x कैसे एक्सेस होगा? प्रॉप्स डॉट x, प्रॉप्स डॉट y, ऑब्जेक्ट तो डॉट नोटेशन से, तो हियर यू विल राइट प्रॉप्स डॉट x, प्रॉप्स डॉट y। एवरी टाइम यू वांट टू प्रोसेस सम डेटा, जो उसको पास किया गया है, इज पास्ड इन द प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, और प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में जो है वो फिर आप प्रॉप्स डॉट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली पैरामीटर में से यहाँ डीस्ट्रक्चर कर लें। डीस्ट्रक्चरिंग भी हमने पढ़ा है, पैरामीटर डीस्ट्रक्चरिंग, दोनों सिंटेक्स आप यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया, जहां भी इसको मैं यूज करूंगा और जो भी प्रॉप्स के अंदर दो x और y वैल्यूज दूंगा, तो ये मुझे H1 टैग में उनका साम दिखा देगा। ठीक है जी। शुरू में चाहें तो आप यहाँ पे
टेक्स्ट भी कुछ लिख दें, सम इज इक्वल। सो इट्स अ कंपोनेंट और इट्स नोन एज फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल इसलिए कि कंपोनेंट दो तरीकों से बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास के थ्रू बन सकता है या फंक्शन के थ्रू पर। फंक्शन का सिंटैक्स यूज करने बनाने के लिए या क्लास का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास, तो वो क्लास कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट, कंपोनेंट से क्या मुराद है, वो पीस ऑफ कोड जो यूआई प्रोड्यूस करता है, दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस ऑन यूजर इंटरफेस। असल जो चीज है ना, वहां से आंसर क्या आ रहा है, तो उसने यूआई रिटर्न करनी, वो डाटा दी। विद दिस बैकग्राउंड अब इसको यूज कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे। आम फंक्शन जो है, स्टैंडर्ड फंक्शन इस तरह डिफाइन होता है और उसका नाम लिखते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और इस तरह से वो कॉल होता है। तो अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए अगर मैं यहाँ ऐप में यूज करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कॉल नहीं करूँ। कॉल में भी फर्क है बिकॉज सम इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, इट्स अ कंपोनेंट, इट्स अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो जितने भी फंक्शनल कंपोनेंट हैं दे विल बिकम हियर टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग मैंने कर दी, ओपनिंग क्लोजिंग में भी। तो सम को यूं समझ लें कि ये HTML में मैंने अपना नया टैग बना दिया। तो कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज अ डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, ठीक है जी। और इसको डाटा कैसे पास होगा, अगर टैग की फॉर्मेट में लिखा है तो डाटा भी उसी तरह होगा एट्रीब्यूट में कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। अब ये मैंने 10 और 20 जिस तरह किसी भी टैग को एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, स्पेस देते हैं, HTML का सिंटैक्स है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये कर्ली ब्रेसेस लगाई कि JSX आपको बताता है कि यहाँ पे आप जब भी कोई न्यूमेरिक नंबर लिखें, एक्सप्रेशन लिखें, तो आप कर्ली ब्रेसेस लिखें। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ऐप से होगा। प्रोग्राम कहाँ से चलना शुरू होगा, ऐप से। सबसे पहले वो हेलो ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, सम कंपोनेंट देखेगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये x और y इस नाम से दो कीज क्रिएट हो जाएंगी और ये वैल्यूज उसकी आगे असाइन हो जाएंगी और ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट इस तरह बन जाएगा। तो ये जितनी भी आपने एट्रीब्यूट्स रखी हैं प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में इस तरह पैक कर दी जाएंगी और इस तरह पैक करके प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के तौर पर अवेलेबल होंगी। अब ये जो कंपोनेंट है इन प्रॉप्स में से वो x और y उठा लेगा, ठीक है जी। अब अगर हम इसके आउटपुट देखें तो ये हमें यहाँ पे आ रहा है, अब ये देखें हेलो और सम इक्वल टू 10। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मे बी इसके ऊपर हेलो नहीं, कोई मैंने यहाँ पे एक हेडर डिज़ाइन किया है और एक फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बना लिया हेडर, उस पर नए बार वगैरह लगा ली और प्रॉप्स ऑब्वियसली उसको मैं कोई पास नहीं करना चाह रहा। सो अगर डाटा पास करेंगे तो वो प्रॉप में होगा रिटर्न। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी H1 में अगेन हेडर जो है वो मेरा जो है मेन नैब बार का डिज़ाइन आ जाएगा। इसके बाद इसको भी हम एक डिव में करते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन लगा दी, ठीक है। HR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता HTML में, लेकिन अब रिएक्ट में लिख रहे हैं हर टैग को क्लोज करना है आपने। JSX का सिंटैक्स क्या कहता है, हर एक को क्लोज करें। तो ये हेडर बना ले। इस हेडर को हेलो की जगह मैंने ये हेडर लिखना है ऊपर, कैसे लिखेंगे जी, लेस देन हेडर और दिस हेडर डज नॉट एक्सेप्ट एनी प्रॉप्स। ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिख भी दें, अनयूज्ड ही रहेगा, पैरामीटर प्रॉप्स डॉट करके कुछ हम यहाँ पे ले नहीं रहे, ठीक है जी। तो ये हेडर आ गया और आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें H3 में वेलकम। वेलकम के बाद जो भी नाम आया है प्रॉप्स डॉट नेम वो मेन नैब बार हो, उसके नीचे वेलकम हो, फिर हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन हो, उसके बाद जो इसके आगे कोड है वो चले। तो ये नेम एक्सपेक्ट करता है प्रॉप्स में होगा। अगर आप नहीं पास करेंगे तो नेम क्या होगा,
अनडिफाइंड। ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी रेफर करें जो नहीं है तो क्या होती है अनडिफाइंड। ये जावास्क्रिप्ट का आपको पता है। और अनडिफाइंड जब शो होगा तो एम्प्टी स्पेस होगी, कोई एरर नहीं आएगी। तो हम यहाँ से नेम पास कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है, सो यू कैन राइट इट विदाउट यूजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस। तो हेडर में आमतौर पे हेडर को प्रॉप्स क्या जाती हैं, आपको पता क्या जाती है। अगर ई कॉमर्स है तो शॉपिंग कार्ट में कितनी आइटम्स हैं वो जाएंगी। अगर बंदा लॉगिन हुआ है तो जो लॉगिन है उसी का नाम जाएगा, और वो कंडीशनली रेंडर कर देगा। अगर कोई नेम है तो वो लिखो, वरना कहो लॉगिन। इसका मतलब कोई नेम नहीं है, इसका मतलब लॉगिन नहीं हुआ बंदा, ठीक है ना। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये जो ऐप कंपोनेंट है, मैंने सारी लॉजिक इसमें नहीं लिखी, मैंने हेडर वाला पोर्शन अलहदा कर दिया, नीचे जो सम करवाना था वो अलहदा कर दिया। आप ऑब्वियसली ये सारा कुछ इसके अंदर भी लिख सकते थे, बट यू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, योर लॉजिक, और पूरी ऐप भी खुद भी एक कंपोनेंट है। तो ये आपके पास आ गया मेन ऐप और वेलकम, जो यहाँ से आपने प्रॉप भेजी, नेक्सस बेरी, हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन, सम इज इक्वल टू 30। तो यू डिवाइड योर लॉजिक इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, और हर कंपोनेंट को आप जो है वो यहाँ से, अब ये जो डेफिनेशन कह रहा है ये आपको अब समझ आनी चाहिए कि इस कंपोनेंट का मकसद क्या होता है, स्प्लिट कर देना। सारा लॉजिक एक में लिखें, उसको डिवाइड कर दें डिफरेंट फंक्शंस। उससे फायदा क्या होगा, हर एक इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, और एक वक्त में एक ही चीज पे सोच रहे हैं, लाइक सम करना। कैसे कि अगर आपको और भी सम करना है, देखें मल्टीपल टाइम यही लॉजिक यूज करनी है कि 50, 40 और 60 का सम करो। इसी तरह से आप इसको जितना मर्जी यूज कर लें, आप जो है वो 4 and 6 कर लें। तो आप जितनी दफ़ा भी आपको यही लॉजिक रीयूज करनी है तो वो आप करते रहें। तो यू कैन, जिस तरह एक टैग है ना, जितना मर्जी रिपीट कर लें। ये H1 में लिखा, फिर H1 में पहले कुछ और लिखा, फिर नीचे H1 में कुछ और लिख दिया। एक टैग को जितना मर्जी रिपीट करें तो ये भी टैग ही। और इसमें आइडियल बात ये है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप डेटा भी अपना हर एक में एट्रीब्यूट। जिस तरह मैंने एक H1 का टैग लिखा, कलर एट्रीब्यूट दे दी रेड, दूसरा H1 का टैग लिखा, कलर एट्रीब्यूट दे दी ब्लू। तो जितना मर्जी यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक टैग से दूसरे में फर्क क्या है, कलर का। वो आप प्रॉप्स के थ्रू, एट्रीब्यूट्स के थ्रू HTML में भी उसको कस्टमाइज करते हैं। तो प्रॉप्स आर टू कस्टमाइज इट, हाउ दिस शुड बिहेव। नेम को स्ट्रिंग में आपने शो किया, लेकिन नंबर भी चूंकि नंबर भी एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ लिखेंगे तो एज अ स्ट्रिंग आप देखें, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसको या इस तरह लिखेंगे तो वो आपको एज अ वहाँ पे स्ट्रिंग होगी, फिर उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें। भी दे सकते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिक नहीं, एक्सप्रेशन वो काउंट होता है। तो ऊपर मैं कह रहा हूँ नेम पे स्ट्रिंग काउंट हो जाएगा। नेम में जो है वो एज अ टेक्स्ट ले तो ठीक है, स्ट्रिंग आप यूज कर। अगर आप ऐसे स्ट्रिंग में भेज देंगे तो ये प्लस कर रहे हैं तो उनको कैनकेटिनेट कर देगा, कंबाइन कर देगा, न्यूमेरिक प्लस नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आपको उसको पार्स इंट करके इंटीजर में या कन्वर्ट कर दें। तो अल्टीमेटली इजियर वे कि आप उसी डेटा टाइप में भेजें। जैसे जो ब्राउज़र है वो तो HTML ही अंडरस्टैंड करता है, ये तो HTML के टैग। अब ब्राउज़र में इस नाम का कोई टैग नहीं। जब ब्राउज़र को ये चीज़ रिटर्न होगी तो वो देखेगा डीवेयर कहेगा, ठीक है मुझे पता है डुयन आ रही है। जब वो इसे देखेगा तो कहेगा ये तो मेरे पास कोई टैग इस नाम का नहीं। तो अल्टीमेटली ब्राउज़र को जब इस तरह कोड नहीं जाता, ये जो पीछे सर्वर चल रहा है, जो ही आप चेंज करते हैं कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ये कंपाइल क्या करता है कि ये आपके सारे JSX के रूल ख़त्म कर देता है, वापस ऑर्डनरी जावास्क्रिप्ट और ऑर्डनरी जो आपके पास HTML है उसी में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये प्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं होंगी, सारे रैक के ग्लिचेस हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है हमने, जब हमने यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया है, ये व्हेन वी इंस्टॉल दिस क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके थ्रू जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड के थ्रू आपने प्रोजेक्ट बनाया, इसने ना पूरी पाइपलाइन सेट कर दी कि जब भी आप कोड लिखें JSX का, JSX को पहले सिंपल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करें और सारी एट्रीब्यूट्स में ट्रांसलेट करें, फिर आगे वो होस्ट हो। तो जब आप यहाँ पे आते हैं
तो इसको राइट क्लिक करके किसी को भी इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे वही HTML जो ब्राउज़र को मिली वो यही चीज़ है। ये देखें div के नीचे HTML सम, कोई प्रॉप्स नहीं है, ये सम इक्वल टू 100, यहाँ पे तो ऐसे नहीं था। ये क्या बन गया, ये इसी के अंदर सारा उसने h1 टैग में इसकी आउटपुट सारी रिप्लेस की, इसको इससे रिप्लेस किया, तो अल्टीमेटली h1 टैग ही बन गया। अजान ज़रा सुन लेते हैं फिर आगे। सो अगर आप HTML को देखते हैं तो इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अल्टीमेटली ये किया था, div था, h1 का टैग था, फिर ये एक और टैग आ गया जितने आपने यूज़ किए हैं। div के अंदर आपने h1 में मेन कहा था, h3 में ये वेलकम लिखा था। सो यहाँ ये सारा कुछ उसको उसी तरह मिला। अब ये कौन सारा कर रहा है, ये एक टूल है बेबल। बेबल का क्या काम है, बेबल जो है वो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। ये जावास्क्रिप्ट को किस में कंपाइल करता है, जावास्क्रिप्ट में ही। ऐसे टूल को कहते हैं ट्रांसपाइलर, इसी कंपाइलर। ये JSX का सिंटेक्स लेता है जो रिएक्ट ने चेंजेस किए हैं, उसको ऑर्डिनरी जावा जो स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट है उसमें कन्वर्ट कर देता है ताकि ब्राउजर वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी। सो और जो है बेबल, क्या नाम है जी, अच्छा अजान लेके गया था मुझे लगता है, बेबल, राइट। सो बेबल का क्या काम है जी, बेबल इज अ ट्रांसपाइलर। JSX का सिंटेक्स रिएक्ट ने दिया, एंगुलर में नहीं होता JSX का, वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है। JSX बहुत आसान बना देता है रिएक्ट को, यानी ये सिर्फ स्पेशलिटी, ये रूल्स रिएक्ट के हैं। कोई और सिंगल पेज आर्किटेक्चर पढ़ने होंगे एंगुलर, व्यू वगैरह, उनमें नहीं है, सारी हर जगह वही जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की कि जावास्क्रिप्ट की रूल बदल दें कि नेम कैपिटल से शुरू हो, इसमें इस तरह से हो। ये खूबी रिएक्ट नहीं है। रिएक्ट ने अपना जावास्क्रिप्ट का एक कहने के फिर इंजन भी बनाया, ट्रांसपाइलर, जिसको बेबल कहते हैं, जो ट्रांसलेट करके जो है वो आपके स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ब्राउजर के पास जो अल्टीमेटली जाएगी चीज़ वो जावास्क्रिप्ट की। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ट्रांसपाइलर, कंपाइलर आमतौर पर होता है जो मशीन कोड में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसको कंपाइलर। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लिखें जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को ले और पाइथन लैंग्वेज में उसका इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर लिख दे, या पाइथन का कोड ले और उसको जावास्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर दे, वो कंपाइलर नहीं होता, ट्रांसपाइलर है कि एक सोर्स कोड से दूसरे सोर्स कोड में वो कन्वर्ट कर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो बेबल आप कहेंगे हमने तो इंस्टॉल ही नहीं किया। ये सारे टूल जितना टाइम लगा इंस्टॉल होने में, ये सारे टूल
वो पीछे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी है, कन्फिगर भी है। कन्फिगर का मतलब है पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या, वो सारे स्टेप्स उसमें डिफाइन है। और वो कहाँ डिफाइन है, package.json फाइल में आए तो ये जो React स्क्रिप्ट्स हैं ये सारे स्क्रिप्ट्स चलते हैं तरतीब से, और इन स्क्रिप्ट्स में सबसे पहले बैबल आता है, उसको कंपाइल करता है, फिर आगे वेब पैक आता है जो सारे का एक बंडल बनाता है, एंड सो ऑन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो सम और हेडर का फंक्शन है ज़रूरी नहीं कि इसी फाइल में हो, आप किसी और फाइल में भी रख सकते हैं। src में ही जिस तरह मैं आता हूँ, अभी हम मज़ीद फोल्डर भी बना सकते हैं। अभी मैं फोल्डर नहीं बना रहा, आसान फाइल रखना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी नाम से मैं बना लेता हूँ sum.jsx, js लिख लेंगे, jsx। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, जब इंडिपेंडेंट है तो अगर बहुत ये भी एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो मैं क्यों उसके अंदर ही खिचड़ी एक ही फाइल में बनाऊँ, मुख्तलिफ फंक्शन में तो मुख्तलिफ फाइल्स में मैं उसको अरेंज कर लेता हूँ। अब ये आप यहाँ से उठा के ले आए इधर, राइट। अब यहाँ पे ये सम जो है वो एरर देना शुरू हो गया, वो कहता है ये सम क्या है भाई, ये तो कोई ऐसा ऊपर स्कोप में कोई फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है इस नाम से जो बना हो। तो आपने इस पर्टिकुलर को अलहदा जब फाइल में बनाए तो दूसरा कोई भी फंक्शन इस मॉड्यूल से बाहर, इस फाइल से बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होता। अगर आपने एक्सेस देनी है तो इसके शुरू में आप लिख दें एक्सपोर्ट, कि ये फंक्शन एक्सपोर्टेबल है, कि बाहर के मुल्क से कोई चीज़ मंगवानी है वो बैन है जब तक वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट लिस्ट में ना डाले कि ये एक्सपोर्टेबल है। और जो एक्सपोर्टेबल है आप क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स आएगा, तो जिसने इसको डिफाइन किया है वो एक्सपोर्ट इसके शुरू में कीवर्ड लिखेगा तो ये एक्सपोर्टेबल होगी, वरना आप चाहे इंपोर्ट करते भी रहे हो कहेगा आई कैन नॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि वो एक्सपोर्टेबल नहीं। यानी आप क्रिएटर है इस फंक्शन के, आपने एक्सेस देनी है कि नहीं आउटसाइड, वो आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, बाकी लैंग्वेज में इसकी जगह पब्लिक और प्राइवेट के कीवर्ड्स होते हैं कि इसको पब्लिक कर दो, प्राइवेट कर दो। तो रेक्ट में क्या है, रेक्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट। जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है, एंगुलर में भी यही है, व्यू में भी यही है, नोड में भी यही है, जहाँ जावास्क्रिप्ट, रेक्ट नेटिव में भी यही है। जो रेक्ट का रूल है वो रेक्ट के लिए, जो जावास्क्रिप्ट का रूल है वो हर जगह। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या है जी। इंपोर्ट करने में आप लिखते हैं कि आमतौर पर शुरू में लिखा जाता है, ये भी ज़रूरी नहीं, दरमियान में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जिस तरह सी लैंग्वेज में ही जो इंक्लूड करना है, जो इंपोर्ट करना है, पहली लाइन पे शुरू में सारे अरेंज करते हैं। इंपोर्ट करें, स्पेस में कर्ली ब्रेसेस में उसका नाम दें सम, फ्रॉम उस फंक्शन का नाम लिखें, किस फाइल से, उसका पाथ दें। अब ये करंट फोल्डर ही है तो उसके लिए डॉट स्लैश और आगे खुद ही आ गया सम, एक्सटेंशन नहीं लिखनी, डॉट JS या JSX नहीं लिखना, बस उसका जो है डॉट का मतलब क्या, करंट फोल्डर में। अब ये एरर चली गई, अब आप इसको रन करें तो ये यहाँ से रन होगा। और अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, मैं कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये कहेगा सम इज नॉट डिफाइंड, सम इज app.jx में जो सम आप यूज कर रहे हैं, ना तो ये कोई HTML का टैग है और ना ही आपने कोई ऊपर बनाया है। अगर HTML का वो नहीं हमने इंपोर्ट किया, div को नहीं किया, h1 वो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टैंड करता है। जो आप अपने कस्टम बनाएंगे या थर्ड पार्टी को लाइब्रेरी यूज करेंगे, HTML के टैग्स के अलावा कोई भी टैग है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो यू कैन राइट। अच्छा, इंपोर्ट के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप इसके शुरू में एक्सपोर्ट लिख देंगे, एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट लिख देंगे। अच्छा, आप ये वर्ड इसलिए कि आप एक फाइल में जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, लाइक मैं sum1 बना दूं, डिफरेंट जितने मर्जी बना दें। तो इसको भी लाना है आपने, तो कॉमा sum1 लिख दें, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है, तो इसको ही मैं sum1 कह देता हूँ, उसको भी x and y पास कर दें। ठीक है जी, sum1 हो गया, इसको मैं sum1 कह देता हूँ कि पता चल जाए कौन सा ये sum1 है। ठीक है, एक जैसे ही पैरामीटर लेते हैं। तो यू कैन आमतौर पर अगर लार्ज कंपोनेंट है, हर फाइल में अलग-अलग कंपोनेंट बनाए, फाइलें बहुत सी बन जाएंगी, 300 400 500 फाइल्स बन जाएंगी आपके प्रोजेक्ट में। हर एक फाइल जो है एक कंपोनेंट को डिफाइन कर रही, जो बहुत रिलेटेड है, सिमिलर है, जो आपको पता है कि यार ये कंपोनेंट्स के साथ ही यूज होना है, अलग नहीं इतना, तो एक फाइल में भी इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये फाइल किसी को भी दे दें तो उसको पूरा प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, सीधा ये सम की लॉजिक आप उसको दे दें बना के, तो वो अपने प्रोजेक्ट में इस तरह बस उसको इंपोर्ट करे और यूज़ करे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं फंक्शन तो इस तरह से एक ही कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इस तरह से एक ही लिखेंगे, वो है एक जैसे, तो हमने इस तरह कर दिया। अच्छा, एक रूल और देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर इसके शुरू में नाम में डिफॉल्ट लिखेंगे, ये कीवर्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है जी, तो फिर उसको जब इंपोर्ट करेंगे तो ये आपने कर्ली ब्रेसिस नहीं लिखा। कर्ली ब्रेसिस कब लगानी? जब एक्सपोर्ट कीवर्ड इसमें लिखा गया, और अगर ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो फिर उसे बताने की जरूरत नहीं कि इस मॉड्यूल में से कौन सा कंपोनेंट लिखो, वो डिफॉल्ट के लिए आपको कर्ली ब्रेसिस नहीं लगानी। कर्ली ब्रेसिस लगाएं तो उसको कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट है वो, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ, नेम्ड एक्सपोर्ट है, अदरवाइज वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। नेम्ड है तो कर्ली ब्रेसिस में होगा। तो आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें उसमें देखेंगे कि ये मैंने किस तरह इंपोर्ट करना है, कर्ली ब्रेसिस में या उसके बगैर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो जो मेजर उसका मेन होगा वो डिफॉल्ट ही होगा। अच्छा, दोनों भी हो सकते हैं, अगर अब देखेंगे एरर नहीं आ रही। दोनों किस तरह हो सकते हैं कि आप एक डिफॉल्ट है और बाकी एक फाइल में एक ही डिफॉल्ट हो सकता है, ज़्यादा नहीं, तो बाकी जितने हैं फिर वो इकट्ठे करने हैं तो कॉमा लगाएं और फिर सम 1 यहाँ पे जितने भी हैं बाकी कर लें। तो जो डिफॉल्ट है उसको उसके अराउंड कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी। और 15-20 हो तो कोई ऐसा नहीं कि लफ्ज में सारे ही आ सकते हैं, स्टैटिक में कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी सही नहीं होती। आप नीचे जो है ना, आप सारे भी कर सकते होते हैं स्टैटिक से, लेकिन जो आप इंपोर्ट करते हैं ना वो सारा सोर्स कोड बड़ी लाइब्रेरी का आपके, जिस तरह मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की तो मैंने सिर्फ हेडर लगाना है, डिव लगाना है, एक इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट लिखने पड़ते हैं, 5-6। आप सारी अगर कर लेंगे स्टैटिक से तो चाहे आप 2 यूज़ करें वो सारा कोड आपका पलंदा शामिल हो जाएगा, आपकी ऐप हैवी हो जाएगी। तो आइडियली जितना आप यूज़ करें कंपोनेंट उसे इंपोर्ट करें, ठीक है जी, ताकि आपके जो फंक्शंस हैं, आपकी जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, उसका जो अननेसेसरी कोड उसमें शामिल ना, ठीक है जी। सो ये इसकी स्टोरी है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। ओके, ये नोड में भी इसी तरह है, रिएक्ट में भी इसी तरह है। तो यू कैन डिवाइड, इसी तरह आप इसको भी अलहदा ले लें। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ हेडर की .js here, और इसके नाम के साथ लिख देते हैं एक्सपोर्ट। अगर एक ही है तो आप इस तरह लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इसको भी यहाँ लिखने के बजाय आमतौर पर यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है, नीचे अलहदा भी लिखते हैं एक्सपोर्ट, इसके साथ अटैच करना जरूरी नहीं, डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम लिखते हैं हेडर। तो अलहदा से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी, या डिफाइन करते वक्त ही लिखते हैं या अलहदा से लाइन में लिखते हैं। अब इसको यहाँ पे एरर दे रहा है तो मैं क्या लिखूंगा जी, वो मैंने बताया ना, दोनों ही रख सकते हैं। रिएक्ट का जो बेबल है बेसिकली वो हर एक को JSX ही ट्रीट करता है। रिएक्ट में हर जावास्क्रिप्ट की फाइल में वो अज्यूम करता है JSX का ही कोड लिखा है, यानी जावास्क्रिप्ट के रूल के मुताबिक नहीं, जो रिएक्ट ने JSX के रूल दी उसके मुताबिक लिखा। लेकिन जो टूल वगैरह हैं, जो हेल्प मटेरियल है, वो बेहतर पॉपअप आता है। जिस तरह ये मैंने एक्सटेंशन की है ना, उसने बता दी है रिएक्ट की आइकन, इधर वो कह रहा है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, हालांकि वो भी रिएक्ट की है, तो वो ज़रा हेल्प वगैरह ज़्यादा बेहतर मिलती है। और JSX का जो एक्सटेंशन यूज़ करने से, अदरवाइज टेक्निकली इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जो बेबल नहीं कंपाइल करना है ना, JSX तो ख़त्म हो गया, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, और हर जावास्क्रिप्ट की फाइल को वो एज अ JSX एक्सटेंशन है या JS है, दोनों को एज अ JSX ही ट्रीट करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा कुछ आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें, जिस तरह मैं जो है वो यहाँ पे जो है ना वो लिखता हूँ, इधर देखें लेस देन हेडर, ठीक है, ये नीचे आ रहा है डॉट, ये देखें ज़रा जादू, मैंने किया तो खुद ही ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी ज़्यादा फाइल आपको बार बार। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशंस में आए बहुत से एक्सटेंशन, ये कौन सी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है, ऑटो इंपोर्ट की।
यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं जो जो कहता है ऑटोमेटिकली फाइंड पार्ट्स एंड कोड एक्शन, और खुद ही वो आप थोड़ा सा नाम लिखे, वो पॉपअप आ गया, एंटर किया, ऊपर इंपोर्ट भी लिखा आ गया और नीचे ही उसने पूरे टैग में सिंटैक्स भी लिख दिया। ठीक है जी। और इसमें आपने आगे नेम प्रॉप पास करनी है, वो हमने नेक्सस बेरी या कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। राइट। अब ये क्यों एरर दे रहा है जी? इसमें क्लोजिंग जो है वो डबल कोट से, इतनी मामूली सी बात पे वो फंस के रह गया। देखें, दिस इज रियली रियली इरिटेटिंग। कोई भी आप आने वाले दौर का कंपाइलर इतना नहीं होगा, दे ऑल आर एआई बेस्ड, और ये इस तरह के ग्लिचेस पे वो नहीं कभी भी एरर देंगे। दे विल करेक्ट योर कोड, दे विल राइट योर कॉमन पैटर्न्स। और अभी ये जो मैंने किया हुआ, अगर आप इसकी फ्री एक्सटेंशन लें, आप हैरान होंगे कि एआई खुद भी अब कोड लिख सकती है। ये गिटहब को पायलट के नाम से, मेरा वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप देखें तो जो है वो पूरी एपीआई कॉल, डिज़ाइन वगैरह बनाना, वो आपके प्रोजेक्ट को सेंस करके आपके नेमिंग स्टाइल पैटर्न खुद ही आपको, सिर्फ ये नहीं एक हेल्प देगा, वो ना 10-20 लाइनों का कोड लिख के आपके सामने लिख रहा है। आप अभी सोच रहे हैं, लॉजिक बना के वो लिख देगा। तो इट्स अ फर्स्ट एवर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, या इसको ज़रूर आप इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करें और इसको जाके देखें। इट्स नॉट जस्ट गिटहब को पायलट। तो ये 1 साल के लिए वैसे भी फ्री है, गिटहब को पायलट। ये आप क्या, ये है जी योर एआई पेयर प्रोग्रामर, योर आर्टिफिशियल आपका दोस्त है जो आपके साथ पेयर बना ले। और जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये वो काफ़ी लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट देता है, वो आप इसमें देखें। ये देखें, वो कह रहा है जी आप ये लिखें, आपने इतना थोड़ा सा सिर्फ कोड लिखना है, तो वो सारा उसने एपीआई की सारी लॉजिक लिख दी कि आप मुझसे बताया इज पॉजिटिव जो डाउनलोड करो, वहाँ से ये नंबर आया, मैंने सेंटीमेंट देखना है फेवर में कि नहीं। तो देखो उसने कहता है कि आपके टाइप करते करते वो नीचे समझ गया आप नीचे क्या लिखना चाह रहे हैं। He has done everything, not just help. It writes the real logic. ठीक है जी। और ये ट्रेन किया गया बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड पर। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब जब से ये खरीदा है, तो उसने ये अपना एआई का कोड लगा दिया कि पूरे गिटहब से लर्न करो पैटर्न्स, कैसे प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं, कौन सी लॉजिक का किस तरह। तो उसने पूरे गिटहब से लर्न किया, खुद बहुत बड़ी रिपोजिटरी। ठीक है जी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कोड, और ये देखें फोकस ऑन सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम, ये देखें आप कहते हैं एवरेज रनिंग टाइम बताओ सेकंड्स में, ये आपने बताया, उसने कहा जी अच्छा ये सारी लॉजिक उसने, आप अभी सोच रहे हैं तो उसने लिख के दिखा दी। मैक्स अरे में से स्लाइस लेना है, मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। सो ये विजुअल स्टूडियो एंड्रॉयड और वीएस कोड, ये जो इसके साथ ही इंटीग्रेट हो जाता है इन आईडीज के साथ। ठीक है जी। सो हियर इज अ कोड, यही पढ़ाते हुए लग जाते हैं 1 हफ्ता कि ये जो नीचे लॉजिक लिखी, जो ये खुद इसने लिखने में। तो फिर ये जो तो सारा कुछ ही फिर ऑटो में चला गया। दिस इज फर्स्ट एवर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, और जिसको दुनिया बड़ा यूज कर रही है। तो अभी तक हम क्या कहते थे, डॉट करके हेल्प आ जाए वही बड़ी बात है, साथ हेल्प पॉपअप हो जाए, थोड़ा सा हिंट मिल जाए। हम ये नहीं कहते थे लॉजिक बना के वो खुद लिख दे, लॉजिक बनाए नहीं, लॉजिक बना के खुद, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन सम टाइम मिसलीड भी बड़ा कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू करें, तो आपको एकदम पढ़ना होता है कि वो किस तरह से जो है वो लिख रहा है कोड। बट इट मेक्स यू वेरी रिलैक्स्ड, आप बड़े ही रिलैक्स हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जो काम आपने 1 महीने में करना है, आप 1 हफ्ते में कर लें, और कम लॉजिक बनाए, कम मतलब सोचे, और थोड़ा सा चाय पीते, मूवी देखते देखते, कहना कोडिंग नहीं हो सकती, कॉमा भी मिस कर जाए तो वो सारा कुछ, कॉमा क्या आप पूरी लॉजिक भी मिस कर जाए, वो खुद ही बना दें। तो मतलब इस तरह के टूल्स, एंड दिस इज फर्स्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ फर्स्ट सक्सेसफुल। अब बरमार हो जाएगी लोगों ने। गिटहब इज ओपन सोर्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने लिया है तो गिटहब का सारा कोड ओपन सोर्स है, एपीआई अवेलेबल है। नाउ इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर एआई साइंटिस्ट कि वो डेवलपर्स की लाइफ को और आसान करें, जो सबसे लेबोरियस और डिफिकल्ट टास्क समझा जाता है उसको फैसिलिटेट करें। यही इंटेलिजेंस है ना, लॉजिक बनानी। ठीक है जी। तो
विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, लॉजिकल, लेबोरियस काम आपकी मशीन खुद ही कर दिया तो करेगी। फिर रस्की करना यू हैव टू बी लॉजिकल एंड यानी इसमें जो है वो उसकी ऑब्वियसली जो लिमिटेशन है उन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रूटीन के टास्क नहीं करने पड़ेंगे, इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो एनीहो बैबल का पता चल गया जी। दूसरा जो मेजर सॉफ्टवेयर है वो वेब पैक है। वेब पैक का क्या रोल है जी? वेब पैक आपके ये जितने इंपोर्ट वगैरह इन सबको कंबाइन करके एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता है। बैबल के बाद क्या चलता है? वेब पैक। वेब पैक क्या करता है? आपने कोड मुख्तलिफ फाइलों में लिखा 100-10, जब आप कोड रन करेंगे इसको कंपाइल करके उसके बाद ये चलेगा ना, तो इसको राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, इसके अंदर वो सिर्फ एक सारा आपकी वेब से कंपाइल करके एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देगा। तो आपकी एक जावास्क्रिप्ट की सिर्फ फाइल डाउनलोड होगी। अल्टीमेटली ये 100 फाइलें बनाई हैं, तो 100 फाइलें अलग डाउनलोड हो तो नेटवर्क पे बहुत ही टाइम लगे। नेटवर्क जो कनेक्शन है, जितने मिनिमम फाइल्स डाउनलोड अपलोड होते हैं उतनी फास्ट चलता है। तो अगर आपके पास मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं तो वो मिलियंस कनेक्शन पहले चलें जी, पहले होम पेज के लिए सारा जावास्क्रिप्ट आए, तो इट compresses all the website into a 1JS फाइल। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, जो भी जावास्क्रिप्ट मेड फाइल देखते हैं उसमें इस तरह आपको एक फाइल का नाम क्या रखता है? bundle.js। ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इस ओनली वन बंडल, इस बंडल को इंस्पेक्ट करें तो इसके अंदर वो कोड पड़ा है। ये कोड कहाँ से आ रहा है? सो इसका थोड़ा सा फ्लो, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्लियर हो गया जी। अच्छा, जब आप डिफ़ॉल्ट लिखते हैं ना, एक और देख लें, ये जिस तरह डिफ़ॉल्ट आपने लिखा तो फिर ये नाम मान ही नहीं रखता। दिस नेम डज नॉट मैटर। ये डिफ़ॉल्ट का मतलब है यहाँ से आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं ली तो डिफ़ॉल्ट ही आना है। मैं इसका नाम हेडर की बजाय मैं रख दूँ जी, ये नाम शुएब है, और नीचे शुएब जो है मैं यूज़ कर लूँ। तो यहाँ से जो भी कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो शुएब है, और उसको ये प्रॉप्स पास हो। नेम डजंट मैटर कि आपने वहाँ नेम क्या रखा, ठीक है? दिस इज अ शुएब कंपोनेंट। तो यानी जब आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो ये नेम मैटर नहीं करता। यानी जब आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया विदाउट करली ब्रेसिस, तो इस फाइल में जो भी डिफ़ॉल्ट है वो लेगा, नाम को वो नहीं टैली करेगा, तो इसको रिटर्न कर देगा। जब आपने करली ब्रेसिस लगाई इस खाली ये, तो ये स्ट्रिक्टली नाम मैच होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, किसको पिक करना है। जब डिफ़ॉल्ट होना ही एक है हमने कह दिया, तो फिर वो कहता है नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, दो तो नहीं डिफ़ॉल्ट हो सकते, ये जितने मर्जी हो सकते हैं। जो नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो कौन सा है आपको नाम लिखना पड़ेगा, वो देखेगा, नहीं है तो एरर देगा। तो इस तरह से आपको यू कैन हैव दिस, बट दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिस कि अपने आप कोई बार बार परेशानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कोई एरर आए तो आप बार बार सोच रहे हैं अच्छा शुएब हेडर है, तो इस तरह अपने आप को खपाने की ज़रूरत नहीं, सेम ही नाम आमतौर पर रखा जाता है। बट ऑब्वियसली इफ़ देयर इज़ सम ब्रांड, या आपने कोड नीचे लिख लिया बहुत ही लेंथी, कोई और लाइब्रेरी यूज़ किया उसी पर्पज़ के लिए, उसने थोड़ा सा नाम चेंज है, तो आप ऊपर सिर्फ एक नाम ही चेंज करते हैं। मतलब सम टाइम कुछ ऐसे एज केसेस निकल आते हैं, ठीक है जी। सम 2 यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये जिस तरह ऑटो इंपोर्ट है, और काफ़ी जो है वो इसमें जिस तरह ये भी है एक एक्सटेंशन ES7 को रिएक्ट स्निपेट्स क्या है कि आप थोड़ा सा कोड लिखें तो ये ऑटोमेटिकली लिख देंगे, जिस तरह ये कुछ शॉर्टकट्स वगैरह इधर दिए हुए हैं, और भी काफ़ी हैं मेरे ख्याल। जिस तरह ये यहाँ पे अगर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, नया कंपोनेंट बनाना है मैंने, ठीक है जी, मैं एक कोई भी temp.js बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ react functional component, तो ये component बन गया, स्ट्रक्चर उसने बना दिया। react functional component उसने शॉर्टकट दिए RFC, तो react functional component उसने बना दिया। नाम मैंने कह दिया जी, ये इसका नाम फुटर है, तो मैंने फिर यहाँ से आगे कोडिंग शुरू की, ठीक है जी। तो ये एक्सटेंशन जो है ना, आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ को ईजियर कर देते हैं। उसमें आप कीज़ पढ़ लें, इस एक्सटेंशन में स्निपेट की क्या क्या शॉर्टकट कीज़ है, कौन कौन से हैं, ये इसने दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको जो कॉमनली यूज़ होती हैं फिर आपको याद हो जाती है।
रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, RFC उसकी पहले पहले नेम के एब्रीविएशन सिस्टम है। तो यू कैन यूज a lot of different things to make your life easier। ठीक है जी। तो ये नहीं कि आपको अब ना टाइपिंग इज अ लेबोरियस टास्क, तो वो थोड़ा सा आप उसको क्विक टेस्टिंग प्रोटोटाइप वगैरह। तो ये आप अच्छा, अगर आप मिक्स करें दोनों को, आखिरी पॉइंट देंगे, फंक्शनल कंपोनेंट की जगह अगर मैं सिंपल कंपोनेंट को यूज करूं स्टैंडर्ड, तो वो उस पर कोई आपने रूल नहीं लगाना, वो उसी तरह से ही है कि लेट्स सपोज मैंने मैक्स बताना है एक्स और वाई में, इसमें प्रॉप्स में नहीं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो रिटर्न कर दो, ये डाटा ही रिटर्न कर रहा है एक्स, अदरवाइज रिटर्न कर दो वाई। अच्छा, जो आप जावास्क्रिप्ट की जो लॉजिक लिखनी है जिसमें डाटा मैनिपुलेट करना है, वो स्टैंडर्ड फंक्शन ही होंगे, इट्स नॉट अ कंपोनेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं भी इसको किसी रेंडर इसमें कर दूं और मैं लिख दूं जी यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ मैक्स को, और इसको मैं 90 और 60 पास करूँ, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो, ठीक है। या अपने फंक्शन में भी प्रॉप्स में पास कर सकते। तो मैक्स इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा, तो वो मेरे पास यहाँ पे लिखा आ गया मैक्स इज 90, जो मैक्सिमम। लेकिन ये मैक्स कैसे आ रहा है, इस फंक्शन से। इवन यहाँ भी मैं कर सकता था कि इनमें ये करो और मैक्स भी बताओ। अब दो वैल्यूज इस तरह पैरामीटर तो नहीं भेज सकते, तो मे बी अच्छा यहाँ पे ये फंक्शन अब मैंने यहाँ पे यूज करना है। मैं चाहता हूँ कि इनका जो है वो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मल्टीपल लाइंस। मैंने इसको पैरेंथेसाइज किया, मैंने इसको जो है वो एक डिव में किया, कट हियर, एक डिव में कर लिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम भी मैं नीचे लिखूँ, राइट, सम के साथ साथ मैक्सिमम भी आए। अब मैक्स के लिए दोबारा मैं लॉजिक नहीं लिखना चाहता, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ, तो मैं ऐप में आके इसको कहीं और यूज करना चाहता हूँ, इसको शुरू में एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट, अब मैंने लिखा मैक्स, अब ये ऑर्डर ही फंक्शन है, फ्रॉम डैश ऐप, सो नाउ आई कैन कॉल दिस, ये कहीं भी पढ़ा, ठीक है जी। सो हियर दिस फंक्शन जो है, अब यहाँ पे मैं इसमें नहीं कर रहा, सम के अंदर ही मैंने इसको ऐड कर दिया, तो जो भी जाएंगे उसमें वो इस मैक्स फंक्शन को यूज करके इनका मैक्सिमम भी बता रहा है। यहाँ नहीं पता चल रहा, लेकिन सम में साथ साथ दोनों का मैक्स भी आ रहा होगा, ठीक है जी। तो कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन जो आपने मल्टीपल जगह के यूज करने हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं, आमतौर पर लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। तो उसके लिए SRC में आप लिब का फोल्डर बना लें कि ये मेरी लाइब्रेरी, इसके अंदर आपने मे बी जो है वो maths.js का एक फंक्शन बनाया, जितने भी आपके कॉमनली मैथमेटिकल टास्क थे कट किया, उनको आप मैं यहाँ ले आए, इसको एक्सपोर्ट किया। अब ऐप के अंदर नहीं, इसने यूज करना है, ये भी जो है वो मैथ को यूज कर ले, इंपोर्ट मैथ, अब मैथ बिल्ट इन भी है, मेक श्योर के आप फ्रॉम करली ब्रेसेस में है जी, फ्रॉम जो है वो, अब इसमें जो पाथ बनेगा डॉट स्लैश, इसके बाद जाए जी आप लिब फोल्डर में, इसके अंदर वो मैथ का पड़ा है फंक्शन, ये लाइन आपने यहाँ लिखी, इसी तरह से इसको अब आपको ये मैथ ऐप से नहीं मिल रहा, इसको भी चेंज किया, ठीक है, लिब में से। तो जिसको भी चाहिए वो लाइब्रेरी से उठा ले, चाहे ऐप को चाहिए, अब ऐप में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं कॉल ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी। तो ये अब मैथ्स क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैक्स फ्रॉम मैथ, राइट, max from maths. So here I don't need this.
तो मैंने ये कंपोनेंट रेंडर किया, ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, इस कंपोनेंट ने आगे कुछ लाइब्रेरी से फंक्शन लिया, लॉजिक वहाँ से कुछ ले ली, कुछ इसने प्रॉप्स में से कर लिए। सो हियर यू हैव एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी। और इसको भी आमतौर पर हम ऐसे नहीं रखते कि लिब में आप सारे अपनी लॉजिक रखते जाए, एसआरसी में आए, आमतौर पर कंपोनेंट्स का हम फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं कि मेरा हेडर यहाँ पे आ जाएगा, इसको मूव कर दिया, मेरा सम कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मूव कर दिया, टेम्प तो वैसे ही हमने टेम्परेरी बनाया था, इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो मेरे कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स पड़े हैं, यहाँ मेरी लाइब्रेरी पड़ी है, पेजेस में पेजेस पड़े हैं। सो यू अल्टीमेटली यू हैव, इफ यू हैव हंड्रेड ऑफ फाइल्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फोल्डर्स। जहाँ पे API से डाटा क्लाइंट सर्वर से फैच करना है अलहदा है। सो अब ये कंपोनेंट्स में आप जहाँ जहाँ इंपोर्ट इनका डायरेक्ट लिखा था वो एरर देना शुरू हो गया। जब मूव करेंगे तो सारे इंपोर्ट हिल गए। तो ये वैसे जब मूव को ओके किया उसने खुद ही यहाँ कंपोनेंट्स लगा दिए। VS कोड भी आपके हेल्प करता है। जब वो मूव उसने कहा ना, मैंने कहा मूव कर दो, तो उसने जहाँ जहाँ पाथ था उसमें भी पाथ में जाके फोल्डर का नाम भी दे दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो आई होप इट्स वर्किंग। और अगर आप ये सर मूव वाले भी आज ही मुझे लगता है अपडेट आई थी ना आजकल में। जी जी बिल्कुल ऐसे इसको सेव करें। अगर कंपोनेंट नहीं होगा जहाँ पे आपका वो मॉड्यूल नॉट फाउंड है, इसका मतलब आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो चेक द पाथ कि ये जो डॉट हेडर है ये आप इसमें SRC में नहीं मौजूद, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि /components के फोल्डर में जाके आपको इसको सही करना है। वैसे आइडियली इसको रिमूव करें तो हेल्प पॉपअप आ जाती है। ./current फोल्डर में components /header, yes, so here you are। so आपके पास ये मतलब you have divided your log। ये मेन ऐप है आपकी app.js एंड इसमें हेडर और सम है। हेडर फर्दर जो है वो सिंपल रेंडर हो रहा है, सम जो है इसमें कोई मैथमेटिकल काम था लेंथी, आपने कहा चलो ये फार्मूला जहाँ भी यूज़ होगा मैं लाइब्रेरी से ले लिया करूँ। बहुत सी चीज़ें जो बार बार यूज़ होती हैं लार्ज प्रोजेक्ट में। एक जैसी एनिमेशन लगाई है, एक जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अरे में से को काउंट कर रहे हैं, कभी प्रोडक्ट्स में से कर रहे हैं, वही अरे है, ऑर्डर्स की हो गई, लॉजिक एक जैसी है। सर ये कार्ड्स की लॉजिक तो एक ही जैसी है। हाँ मतलब ये मैथमेटिकल बात हो रही, जो कार्ड रेंडर करने की लॉजिक एक जैसी है वो कंपोनेंट्स एक जैसे डिज़ाइन को रेंडर करेंगे, या मैथमेटिकल लॉजिक एक जैसी वहाँ को लाइब्रेरी वगैरह बना लिया। तो ये अब कंपोनेंट्स में ही काम जो है ना सारा करना है आपने, सारा काम ऐप में नहीं करना। अब ऐप कैसे शो हो रही है? ऐप खुद index.js में उसने इंपोर्ट की है और अल्टीमेटली फाइल प्रोग्राम चलता है index.js से। इंडेक्स में से सिर्फ ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ऐप का, तो ये ऐप रेंडर हो रही है, ऐप आगे हेडर और सब को रेंडर कर रही है। और एक कंपोनेंट यू कैन यूज एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। जितनी दफ़ा भी यूज करेंगे हर एक उतनी ही इंस्टेंस बनती जाएगी, जैसे टैग की तरह या आप प्रॉप्स चेंज करके हर दफ़ा बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं, एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एक लिहाज से टूर है जो आपने इसमें जो है वो अ क्विक टूर ऑफ व्हाट द कंपोनेंट्स आर। ये पेज आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से मज़ीद जो है वो वैसे यही बातें जो मैंने लिखी हैं। रेंडरिंग का कंपोनेंट के वो टैग बन जाएगा जिस तरह नाम है, किसी वेरिएबल में भी इवन सेव कर सकते हैं कंपोनेंट को। यू कैन इवन सेव, कह रहा है कि कंपोनेंट भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैं कि ये रेंडर करो या ये रेंडर करो, ये फैल्स लगा लें। कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं कंपोनेंट, वेलकम या लॉगिन पेज, डैशबोर्ड या लॉगिन पेज। अगर बंदा पहली दफ़ा लॉगिन है तो डैशबोर्ड, अदरवाइज वेलकम पेज या लॉगिन पेज। सो इस तरह कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। और इस कंपोजिंग कंपोनेंट हमने बता दिया है
कि ये जो कंपोनेंट है that is further composed of header and some components. So you normally you build components by composing. जब आपने different sub components में split कर दिया, then compose them to make one larger component. Largest को compose करें और larger component. तो अगर आप इस तरह का पेज बनाते हैं दराज के लेवल का, या जो है वो अब इस बिग पेज राइटिंग एक ही पेज में आप लॉजिक लिखें तो में भी बहुत ही लेंथी हो जाए। आप ये देखें, ये हेडर सेम रहना, लिंक सेम रहने, फुटर में जो भी ऐड ड्रॉप कर रहे हो बाकी उससे कोई डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडिपेंडेंटली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं फुटर। क्या ख्याल है, फुटर में लिंक चेंज करना या ऐड ड्रॉप करने से इट शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर्स। तो इस तरह ये कार्ड का डिज़ाइन आप देखें बिल्कुल एक जैसा है, एक कंपोनेंट बना लें फिर उसको रेंडर करें। इसी तरह से हेडर का एक जैसा सस्ता आएगा, मेन्यू किसी पे लाएं तो एक जैसा, तो एक मेन्यू बना लें, उस पर ड्रॉप डाउन करें, इस पे भी वही लॉजिक लिखनी है, इस पे भी वही है। तो एक मेन्यू और मेन्यू लिस्ट का बना लूँ तो इस पे जो लगाया वो इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी। इसको मैप करूँ और इसके आगे चाइल्ड को इस तरह मैप कर दूँ, वही वाली लॉजिक जो यहाँ से उठा के फर्दर इसके चाइल्ड पे लगा दूँ, तो कैस्केडिंग आप बना सकते। ठीक है जी। तो यू हैव टू एक्चुअली लर्न थिंग्स, इसमें कंपोनेंट बेस्ड ही डेवलपमेंट होती है सारी। ठीक है, तो कार्ड का कंपोनेंट हो गया, पूरी लिस्ट का हो गया, इसके हेडर का हो गया, छोटे छोटे काम के लिए आप कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट में भी बन जाएंगी जी। जावा जेएस में भी बन जाएंगी। जेएस में कंपोनेंट नहीं, फंक्शंस लाइब्रेरीज वगैरह तो बनी हुई है, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारा उसमें हमने ज़रा थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में पढ़ा है, तो बिल्कुल उसमें भी आप इसी तरह से जो है वो अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। ये लाइब्रेरी लेकिन फर्क जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जावास्क्रिप्ट की है ना, रिएक्ट नहीं दे दिया। लेंथी कोड तो उतना ही है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ फाइल ज़्यादा हैं, या ये एक दो इंपोर्ट की लाइनें पढ़ रही हैं, इस लिहाज से कह रहे हैं, तो ये तो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब ये कंपाइल होना है तो ये सारी लाइनें ख़त्म हो जानी, इसकी जगह सारा कुछ एक ही जगह खिचड़ी पक के एक कंप्रेस हो जाना, तो इसलिए ये इंपोर्ट की लाइन कोई कोड पे हैवी नहीं। इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो है वो इस पे कोई टास्क टूस्क दें इन्हें, एक पेज बनाओ उन्हें के, और फिर उस पर ना बॉक्स बना के दे दें कि ये लहदा लहदा आप कंपोनेंट में इसको करें। ठीक है ना, जिस तरह मैंने बताया था बॉक्सेस वाला, आज नहीं बना, चलो कल तक कर लें, चाहे आप कल जुमा है, वैसे कल जो है इसमें कर लें, और कल जो हमने पढ़ा था उसमें भी कोई थोड़ा सा ट्विस्ट डालना हो तो डाल दें। ठीक है, कंपोनेंट के बाद आगे हम चलेंगे इवेंट है। अभी मैंने कहीं इवेंट हैंडलिंग नहीं डाली, क्लिक नहीं डाला, मेन्यू नहीं डाली। इवेंट हैंडलिंग और इवेंट हैंडलिंग पे डायनामिकली अपडेट होना, दो ही पिलर हैं जो है, अगर आप दो चीज़ों को समझ आते हैं तो बस रिएक्ट में और कुछ भी नहीं है। रिएक्ट में जो है वो मेनली ये हमने देखा है प्रॉप्स एंड कंपोनेंट्स क्या है और प्रॉप्स क्या है, कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं और उनको प्रॉप्स कैसे पास करनी, प्रॉप्स से डेटा कैसे आते हैं। सो इसको मैं इतना ही इसको